रचनात्मक शहर श्रीनगर पर शुरू हुआ नया बखेड़ा। जम्मू शहर की तौहीन करने के लग रहे हैं आरोप। जम्मू को श्रीनगर से अलग करने की उठी मांग। श्रीनगर में सुपुर्दे खाक हुए इब्राहिम खान। जम्मू में पाकिस्तान का झंडा नजरे आतिश। पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की उठी मांग। और किसानों की मदद को आगे आए भाजपा नेता। खाद की किल्लत से नहीं जूझ पाएंगे किसान। जम्मू पहुंचने लगे खाद के रैक। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। यूनेस्को द्वारा श्रीनगर शहर को दुनिया के 49 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किए जाने पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। एकजुट जम्मू संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार ने ही एक सोची समझी साजिश के तहत यूनेस्को से श्रीनगर शहर के नाम की सिफारिश की थी। संगठन के नेता प्रोफेसर हरि ओम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाए और श्रीनगर व जम्मू शहर की तुलना करते हुए केंद्र सरकार से जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जिहाद व उग्रवाद के गढ़ श्रीनगर में जम्मू की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जम्मू शहर इस खित्ते में भारतीय सभ्यता का प्रतीक है और इसका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं कह रहा कि कश्मीर को जो नए टर्मिनल बनने हैं, कश्मीर को दोगुना पैसा ज्यादा मिला जम्मू से, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। बात कर रहा हूं पिछले 2-3 दिन में ऐसी बातें हुई हैं जिसे क्लियर हो जाता है कि बीजेपी कश्मीर को तो इस्लामिक स्टेट बनाने जा ही रही है। जो कल हुआ, कल श्रीनगर सिटी, उसको यूनेस्को की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में उन सिटीज के नाम होते हैं जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज बोलता है। क्रिएटिव सिटीज कल श्रीनगर सिटी जो है वो उस लिस्ट में शामिल कर दी गई। वो उन्होंने खुद नहीं की। कोई ये कहेगा कि यूनेस्को ने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीनगर का नाम रिकमेंड किया कि इसको जो क्रिएटिव सिटीज हैं दुनिया में उनमें जगह दी जाए श्रीनगर सिटी को। अब ये श्रीनगर सिटी है क्या, आप भी जानते हो। ये वो श्रीनगर है जिसने लगातार टेररिस्ट प्रोड्यूस किया और आज भी कर रहा है। ये भी श्रीनगर है जिसने लगातार जिहाद किया है। कश्मीर में एक बार फिर से शुरू हुए टारगेट किलिंग के सिलसिले से जहां सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ कई संगठनों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों की चुन चुन कर की जा रही हत्याएं अब आम लोगों के बर्दाश्त से बाहर होने लगी हैं। श्रीनगर में सोमवार को आतंकवादियों के हाथों मारे गए मोहम्मद इब्राहिम खान को जहां एक और सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के झंडे को नजरे आतिश कर इस मुल्क की जमकर फजीहत की। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक और बौखलाहट जैसे हमले को अंजाम देकर आर या पार करने की जरूरत पर बल दिया। डोगरा फ्रंट का कहना था कि जब तक पाकिस्तान पर हमला कर उसे उसकी औकात दिखाकर नेस्तो नबूद नहीं किया जाता, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। अंदर खाते तो हम सब का कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जब तक एक बालाकोट नहीं होगा, जब तक 71-65 की जंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन देने के लिए एक वार की जरूरत है, आर या पार। और वो जो लोग हुर्रियत के नेता, उन पर अभी 70 साल के बाद शिकंजा कसा है, पहले तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ पाकिस्तान को सुधारने के लिए बालाकोट जैसी एक आर पार की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आर पार पैदा करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। रविवार को श्रीनगर के बाटमालू इलाके में एक पुलिसकर्मी और सोमवार को श्रीनगर में ही कश्मीरी पंडित की दुकान के सेल्समैन की आतंकियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के हर किसी को हिलाकर रख दिया है। भाजपा ने इन हत्याओं के लिए जहां एक बार फिर पाकिस्तान पर अपनी भड़ास निकाली है, तो
उसे मुसलमानों का कातिल करार दिया है। वहीं अपनी पार्टी ने सरकार के केंद्र सरकार के उन दावों पर सवाल उठाए हैं जिनमें कहा गया है कि कश्मीर में हालात पूरी तरह से साजगार हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस ने भी कहा कि सरकार के दावों के विपरीत कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और यहां 1990 जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वादी कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। रात के अंधेरे में छुपकर पीठ के पीछे पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने श्रीनगर के डाउनटाउन में जो हमला किया उसमें मोहम्मद इब्राहिम खान साहब उनकी जान चली गई। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो कि एक सेल्समैन थे, पिछले कई सालों से मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, अपनी जिंदगी का गुजर बसर करके अपने परिवार को पाल रहे थे। ऐसे बेगुनाह शख्स की निर्मम हत्या करना, ये पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पाकिस्तानियों ने हमेशा कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, खून बहाया है। पाकिस्तानियों को इस पाप की, इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो जो दहशतगर्द इस साजिश में, इस हमले में शामिल थे और जो जो उनके हमदर्द हैं, सबको सजा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। कानून तो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उनके इस जुल्म सितम की सजा देगा, ऊपर वाला भी इन जालिमों को कभी नहीं बख्शेगा। देखिए, जहां तक ये किलिंग्स का सवाल है, जिस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बीजेपी की हुई उसमें भी उन्होंने अभी ये कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंसी को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। और जो ये किलिंग का दौर है ये अनअबेटेड चल रहा है और कहीं भी हमने देखा है कि जिस तरह से पहले भी टारगेटेड किलिंग हुई, एक दफा फिर कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हुई है। हमें लगता है कि सरकार को झूठे दावे करने के बजाय और लोगों को ये बताने के बजाय कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, इसकी तह तक जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और बेकसूर लोगों की जान ले रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बजाय इसके कि वो एक डिनायल मोड में रहें और ये जो वास्तविकता उसको न पहचाने, उसके बजाय इस पे कार्य करें और सिक्योरिटी फोर्सेज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको और मुस्तैदी से काम करें, वो करें और ताकि इन लोगों का पता चल सके। और ये तो दावे करते थे कि आतंकवाद का खात्मा हो गया, आतंकवाद को कमजोर कर दिया गया, आतंकवाद का सफाया हो रहा है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरह से बढ़ोतरी देखी गई और खास करके बढ़ोतरी हो न हो लेकिन जिस तरह की टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग्स करने में, दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, हालात बड़े गंभीर हैं। और ये 90 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था और उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों के दिल के अंदर दहशत है, एक भय है, खौफ है और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। और उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो बहुत बड़ी साजिश है। रजौरी पुंछ के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, हाइडआउट्स बढ़ गए हैं। और ये सरकार जो ये कहती थी कि यूटी बनने के बाद, गवर्नर रूल लगने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद कोई आतंकवाद जो है वो पनपेगा नहीं, ये आतंकवाद का एक घिनौना और डरावना मैं समझता हूँ चेहरा है। क्योंकि सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग से वहाँ जिस किस्म का भय और दहशत का माहौल है, ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। खेतीबाड़ी पेशे से जुड़े पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी के प्रयासों से किसानों को बड़ी राहत मिली है। पहले कोरोना और उसके बाद बेमौसमी बारिश से प्रभावित हुए किसानों को अब धान की फसल के लिए खाद की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। सुखनंदन चौधरी ने बताया है कि किसान वर्ग की इस दिक्कत के समाधान के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके चलते आज से जम्मू कश्मीर में खाद की रैक पहुंचना शुरू हो गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि खाद का एक रैक आज पहुंच रहा है, जबकि अन्य रैक भी दिल्ली से रवाना किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। किसानों को हुए फसलों के नुकसान पर उन्होंने बताया कि मुआवजे की पहली किश्त भी उनके बैंक खातों में डाली जा रही है। मुताबिक आज पहला रैक जो चंबल खाद का, डीएपी का, वो आज पहुंच रहा है
और कल दूसरा इंडियन पोटाश लिमिटेड जो आईपीएल का खाद है वो कल लोड हो जाएगा, 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। और उसके बाद इफ्को का तीसरा रैक भी 2-4 दिन में पहुंचने वाला है। 20 के पहले तीनों रैक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और मैं आपके माध्यम से आपके किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खाद आपका आज से आना शुरू हो जाएगा। आज पहला रैक, 2 दिन के बाद दूसरा रैक, उसके 4 दिन के बाद तीसरा रैक भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो पिछला खराब हुआ वाला बिस्सी से जो हमारी फसलें नुकसान हुई है, उसकी पहली किस्त जिनकी लिस्टें अभी तक पहुंच गई, रेवेन्यू वाले धड़ाधड़ उनकी किस्तें मना रहे हैं। और जो उनकी पहली किस्त आज उन खातों में, उनके खातों, किसान भाइयों के खाते में चली गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को आज से 2 और जज मिल चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में मोहनलाल और मोहम्मद अकरम चौधरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया था, जिन्हें जम्मू में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ दिलवाई। जम्मू हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने इन दोनों को पद की शपथ दिलवाकर इन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। True faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully, prudent or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और जेएंडके के रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा रोजगार के कई अवसर दिए जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत जम्मू कश्मीर में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा आज खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट ने जम्मू में आयोजित एक बैठक के दौरान की। बैठक में खासतौर पर बैंकर्स को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिनसे अभी तक इन दोनों योजनाओं के तहत मुहैया करवाए गए लोन का ब्यौरा लेने का हवाला, अलावा इन योजनाओं को जमीनी सतह पर लागू करने में पेश आ रही दिक्कतों का भी हिना शफी भट्ट ने संज्ञान लेते हुए इन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। रिव्यू मीटिंग है जहां पे गारमेंट स्कीम जो हमारी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रिव्यू कर रहे हैं, ताकि सही लोगों तक ये स्कीम पहुंच पाए और जो दिक्कतें बैंक के थ्रू या किसी भी एजेंसी के लेवल पे आती है उसको रेक्टिफाई किया जाए। हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है जो यूटी की कुछ 2 साल से चल रही है। उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर या डेयरी को लेके हमारी अपफ्रंट स्कीम है 35% सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग तक हम 25 लाख देते हैं और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख देते हैं। सो कोई भी फार्मर, कोई भी जो भी डेयरी के साथ करना चाहता है या बाकी जो जम्मू कश्मीर को लेके खासकर ध्यान में बनाई गई है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। भद्रवाह के कोंडरा गांव के एक व्यक्ति ने पढ़े लिखे बेरोजगार के लिए एक मिसाल कायम की है। 1992 में बीपीएड करने वाले संजय कोतवाल को जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने मायूस होने के बजाय अपने पांव पर खड़े होने का संकल्प लिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए संजय कोतवाल ने एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा। इस काम के माध्यम से संजय कोतवाल और उनकी पत्नी अपना परिवार पाल रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी के लिए संजय कोतवाल इलाके में प्रसिद्ध है और उनके पास ग्राहकों का तांता लगा रहता है। जहां संजय कोतवाल ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को मायूस होने के बजाय अपने पांव पर खड़े होने की सलाह दी है, वहीं उनके अपने बेटे के लिए भी वो प्रेरणा बन चुके हैं। पढ़ाई का काम करते हैं। मैंने अमरवती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, मगर 1992 में और अपनी स्टेट में आकर हमें नौकरी नहीं मिली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ हालात ही ऐसे थे जैसे कि मिलिटेंसी थी, उसके पास गवर्नमेंट के पास पोस्टें भी नहीं थी। तो हमने अपना ये काम सीखा और आज ये हमारा जो काम है तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसमें मेहनत भी है, थोड़ी बहुत मेहनत भी है और काम भी बहुत आता है, आ रहा है काम। लोगों हमारा जो ये
ये है काम है वो साफ सुथरा है। तो गाहक जो हमारे पास कस्टमर जो आते हैं तो वो काम को देखकर वो हमारे काम को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो यूथ के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं आगे कि वो जो किसी ऐसे कोई नशों में नहीं जाए, कोई नौकरी जिसको नहीं मिलती वो फर्स्ट एड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड होने से कुछ नहीं बनता है। हमने भी 1992 में ग्रेजुएशन की है। इसका मतलब नहीं हम ही अगर आप ऐसे करते थे, हम ही नशा कोई सीखते थे तो आज ये काम कैसे करने थे, अपने बीवी बच्चे और इनको कैसे हमने आगे घर को कैसे चलाना था। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा काम कर रहे हैं डोगरी कल्चर को, एक प्रमोशन का काम है, कढ़ाई का काम है ये। सो बहुत ही मेहनत लगती है इस काम में। इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सुबह से 8-9 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात के 11 बजे तक ये काम करते हैं। तो एक खुद मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो इनको देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है। अगर ये इस एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे कि पापा ग्रेजुएट हुए 1992 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सरकार की भी गलतियां कह सकते हैं और मिलिटेंसी पीक पे थी अपने, तो इनको जॉब ना मिल पाई। तो फिर इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे कि अपने कल्चर की भी प्रमोशन हो और साथ ही साथ रोजगार भी बन जाए। तो फिर इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कढ़ाई का। तो अब कढ़ाई का काम शुरू कर दिया फिर उन्होंने करना। और इनका जो काम है बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा पसंद आया इनका काम देख के, इसलिए मैं भी सूट यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। तारीफ लायक काम है ये, जो हमारे भद्रवाही कल्चर में जैसे शादियां हो गई या पार्टी वेयर, ये सूट जो है पार्टी वेयर में चलता है और लेडीज को बहुत ही अच्छा मतलब इसमें रिस्पांस मिलता है, शोभा बनती है और ये है पार्टी वेयर। और इनके जो हाथ की सफाई है बहुत बढ़िया लगी मुझे। बिश्नाह के सियोड़ा इलाके में आज एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता मिलने पर वहां सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय सेठी पुत्र मंगलदास निवासी शास्त्री नगर कुंजवानी के रूप में की गई, जिसका शव सियोड़ा में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में फंदे से झूलता पाया गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया और इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू में प्रशासन द्वारा लोगों पर सख्ती बरतने के दावों की सरेआम खिल्ली उड़ रही है। जम्मू प्रशासन ने भले ही 2-3 दिनों में कोविड-19 एसओपीज का पालन न करने वाले लोगों को पकड़कर लाखों रुपए का जुर्माना वसूला है, लेकिन आलम यह है कि लोगों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। ये दृश्य जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित बस स्टैंड के हैं, जिनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये लोग किसी तरह प्रशासन के दावों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये लोग मास्क की अहमियत अब भूल चुके हैं और अपने व अपने परिवारों तक के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। विडंबना तो ये है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में कोविड-19 एसओपीज का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस की नजर इन लापरवाहों पर क्यों नहीं पड़ रही, ये हर एक की समझ नहीं आ रहा। जैसे श्रीनगर में भी अब हर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, तो इस बेस पे हमें ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ पे एक जो ये टेस्टिंग वाले आते हैं, कभी कभार आते हैं, ये रोज आने चाहिए। और देखो आप दुनिया ऐसे बिना मास्क के घूम रही है, इनको थोड़ा सा अवेयरनेस करना चाहिए कि मास्क मुस्क पहन के चलें। देखो ना भांत के बाहर से पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो लेकिन ना मास्क नहीं पहनने से लोगों को खतरा तो है ही है, लेकिन लोगों को खुद भी अवेयरनेस चाहिए कि भाई हम मास्क पहन के चलें और इस तीसरी लहर से बच सकें। हमने ये खबर सुनी है कि कश्मीर में कर्फ्यू लग गया है कोरोना की वजह से, तो हम नहीं चाहते कि जम्मू में भी कोरोना की वजह से कर्फ्यू लग जाए। आगे हमारे कारोबार नहीं है और इन केस कर्फ्यू लग जाता है तो हमारे कारोबार में बहुत प्रभावित होगा। हम चाहते हैं लोगों को जहाँ पे मास्क, गवर्नमेंट सरकार से गुजारिश करते हैं कम से कम जहाँ पे मास्क को अनिवार्य किया जाए। और बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर से जो भी यात्री आता है पहले बस स्टैंड में आता है, फिर आगे पीछे जाता है। तो और जहाँ पे सरकार से गुजारिश की जाती है जहाँ पे मास्क को कंपलसरी किया जाए, और मैं देख रहा हूँ जहाँ पे बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, तो इससे ये कम से कम ये कोरोना द्वारा थर्ड वेव आने का डर सता रहा है।
सरकार को चाहिए जहाँ पे मास्क को अनिवार्य किया जाए और एक वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे खोला जाए, टेस्टिंग सेंटर, कम से कम जो आने वाले बाहर के लोग हैं उनका टेस्ट किया जाए, तो जिससे कि कोरोना को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बाद अब लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों ने भी राहत की सांस ली है। जम्मू के मिनी बस चालकों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। इन लोगों के मुताबिक सरकार का यह कदम जम्मू कश्मीर के वेंटिलेटर पर पहुंचे ट्रांसपोर्ट के लिए संजीवनी का काम करेगा। इन लोगों के मुताबिक डीजल की आसमान छूती कीमतों के कारण हो रहे घाटे के चलते ट्रांसपोर्टरों ने 25% गाड़ियां खड़ी कर दी थी, लेकिन सरकार के इस कदम के बाद अब ये गाड़ियां भी सड़क पर चलना शुरू हो गई हैं। इन लोगों ने भविष्य में सरकार से डीजल के दाम और कम करने की उम्मीद जताई है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि ये ट्रांसपोर्टरों के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। जो इतना डीजल और तेल के ये दाम कम हुए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर दाम कम किए हैं, तो थोड़ा सा संजीवनी का काम करेगी। और हम जो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि थोड़ा सा इनको गाड़ियां, अब उम्मीद है कि हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत चल पड़ेगी। हमारी अभी भी 25% गाड़ियां खड़ी हैं, नहीं चला रहे हैं, क्योंकि बचता कुछ नहीं है। शाम को यहाँ पर ड्राइवर को किसी को 100 बच रहा था, किसी को 200, मालिक को बचे ना बचे, लेकिन ड्राइवर जो सारा दिन काम कर रहा है उसने तो पैसे लेके जाने होते थे घर। तो अब उम्मीद है हमें, अब उम्मीद है कि 200-250 ड्राइवर का भी बचेगा, 200 कंडक्टर का भी वाला, और इतना शायद मालिक को भी बच जाएगा। तो अब हमें उम्मीद हुई है और मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह सरकार कोई और भी पैसा लेगी और डीजल और पेट्रोल के दाम कम करेगी, ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये चल सके। ये नहीं तो ये डूबने के कगार में थी, लेकिन अब इसका हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जिस तरह से फैसले ले रही है, तो हमें उम्मीद है कि ये शायद और भी आगे कम करेंगे, और इसलिए इसके लिए नए से नए कोई रिलैक्सेशन देंगे और कोई इसके बारे में पैकेज देंगे, ताकि जो हमारा ड्राइवर है या कंडक्टर है या ओनर है ये उठ सके और अपना कारोबार कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने बच्चों को पाल सके। मैं सर सरकार को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जो हमारे रेलवे रूट है वो बिल्कुल इधर प्राइवेट सवारी नहीं है, वो टूरिस्ट के पर चलती है, और हम इस तेल की वजह से बहुत हम मुताज हो गए थे। अब जो 10, 15, 20 रुपए जो डीजल कड़ा है उससे हम बहुत खुश हैं। सरकार को हम मुबारकबाद देते हैं, और उससे भी हम आगे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और तेल कम हो। हम किराए की अडवानी करेंगे, भी बढ़ना चाहिए, और हर नागरिक को नुकसान पड़ता है, और इससे तेल कम हो हर नागरिक को फायदा होगा। जिला पुंछ की ब्लॉक मंडी में मनरेगा का बकाया भुगतान न होने से लोग परेशान हैं। इन लोगों का आरोप है कि वर्ष 2016 में इन लोगों ने मनरेगा के तहत काम किया था, लेकिन आज तक उन्हें इस काम का पैसा नहीं मिला है। इन लोगों का आरोप है कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिनों के भीतर मनरेगा के कार्यों का भुगतान करना होता है, लेकिन मंडी ब्लॉक में पिछले कई वर्षों से लोग मनरेगा के बकाया भुगतान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वो मनरेगा के कार्यों का भुगतान 7 दिनों के भीतर कर देते हैं। अगर किसी के कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है तो वो विभाग से संपर्क कर सकते हैं, ताकि विभाग उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान जल्द कर सके। एमजी नरेगा की पेमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर करना होता है, जिस तरह से मीटिंग में गाइडलाइन में बताते हैं, लेकिन 15 दिन के बजाय 3-3 साल गुजर जाते हैं। लोग बैंकों के और दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। 2016 में एमजी नरेगा के काम जो है मटेरियल बाजार से खरीद कर लोगों ने लगाया, आज तक जो है वो पेमेंट नहीं हुई, और ना इस साल की भी जो है वो डिले कंपनसेशन हो रही है, लोगों को पेमेंट नहीं हुई। एलजी मनोज सिन्हा से हम यही गुजारिश करते हैं कि लोगों को वक्तन पेमेंट होनी चाहिए। पहले तो लोग शिमला में दूर दराज चले जाते थे, कोविड की वजह से लोग घरों से दूर जाते नहीं, डर रहे हैं कि किस वक्त क्या हो जाएगा। आज की हालत ये देखें तो नरेगा को इतना सख्त कर दिया गया हुआ है
कि इस वक्त जो गरीब आदमी है वो परेशान है। जो निर्गा की पेमेंटें रुकी हुई हैं, ये बिल्कुल सही है कि हमारे जितना भी हमारा जो मंडी ब्लॉक का जो है वो इस वक्त निर्गा की जो लाइबिलिटी है वो रुकी हुई है। तो आप देखें जो पिछले साल हमारा जो लाइबिलिटी है हमारी मंडी ब्लॉक की इस वक्त तक पड़ी है। हमने कई बार एसीडी साहब से कहा, डी साहब के यहाँ दरबार हुए, हमने उनसे गुजारिश की कि हमारा जो है ये हमारी जो लाइबिलिटी है इसको हमें मिलनी चाहिए। और जो 3 टायर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इस 3 टायर को मजबूत किया जाए। तो मैं ये कहूंगा कि एक टायर को हवा निकालते हैं, दूसरे टायर में भरते हैं। ये तो इनने 3 टायर नहीं बल्कि इनने साइकिल से भी हमें बदतर कर दिया। इसलिए हम सरपंच नहीं बने कि हमें तनख्वाह 2500 या 3,000 रुपया चाहिए। तो हम ग्राउंड पे काम नहीं कर सकते। इस वक्त जो ग्राउंड पे हालत है वो इस वक्त पंचायतों की वो बिल्कुल खस्ता है और लोगों के जो काम है बिल्कुल नहीं हो रहे। हम 7 दिन के अंदर अंदर लेबर पेमेंट्स हम लोगों को काम करने के 7 दिन के अंदर देते हैं। मटेरियल का कुछ 20-21 के कुछ पैसे पेंडिंग हैं जो फंड्स अभी गवर्नमेंट की तरफ से ही अबाउट 25% पैसा अभी हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास आएगा हम जिस पंचायत की जितनी लायबिलिटी होगी वो पैसा हम पंचायत के डिस्पोजल पे, सरपंचेस और सेक्रेटरी पंचायत के डिस्पोजल पे छोड़ देंगे और मॉनिटरिंग कर रखेंगे उसकी कि वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।